राजाओं का अभिषेक होता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। बन जाते समय श्री राम प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयाग बहुत दिनों तक कौशल राज्य के अंतर्गत था। अशोक आदि बौद्ध राजाओं के समय यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और विहार थे। अशोक का स्तंभ अब तक किले के भीतर खड़ा है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। फाहियान नामक चीनी यात्री सन 414 ईस्वी में आया था। उस समय प्रयाग कौशल राज्य में ही लगता था। प्रयाग के उस पार ही प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था, जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत दृढ़ किया था। प्रयाग का अक्षयवट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता है। चीनी यात्री हुए सांग ईसा की 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में भारतवर्ष में आया था। उसने अक्षयवट को देखा था। आज भी लाखों यात्री प्रयाग आकर इस वट का दर्शन करते हैं, जो सृष्टि के आदि से माना जाता है। वर्तमान रूप में जो पुराण में मिलते हैं, उसमें मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में इस तीर्थ के महात्म का वर्णन है। इसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना बहती हैं। 60 सहस्र वीर गंगा की और स्वयं सूर्य जमुना की रक्षा करते हैं। यहाँ जो वट है, उसकी रक्षा स्वयं शूलपाणी करते हैं। 5 कुंड हैं, जिनमें से होकर जाह्नवी बहती है। माघ महीने में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। उनमें कुछ महीने में इस तीर्थ वास का बहुत फल है। संगम पर जो लोग अग्नि द्वारा देह विसर्जित करते हैं, वे जितने रोम हैं उतने शाश्वत स्वर्गलोक में वास करते हैं। मत्स्य पुराण के उक्त वर्णन में ध्यान देने की बात यह है कि उसमें सरस्वती का कहीं उल्लेख नहीं है, जिसे पीछे से लोगों ने त्रिवेणी के भ्रम में मिलाया है। वास्तव में गंगा और जमुना की दो ओर से आई हुई धाराओं और एक दोनों ही सम्मिलित धारा से ही त्रिवेणी हो जाती है। प्रयाग के नाम से जाना जाता है संगम का स्थान। एक ऐसा नाम जो अभी भी अक्सर इस्तेमाल होता है, इलाहाबाद में उत्खनन से उत्तरी काली पालिश वेयर की लौह आयु की जानकारी प्राप्त है। यह एक प्राचीन शहर भी है। प्रयाग के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं। यह ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ ब्रह्मा एक बलिदान के अनुष्ठान में भाग लिया था। वर्तमान में पुरातत्व स्थलों जैसे कौशाम्बी और झूसी के पास 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व में लोहे के औजारों को दिखाता है, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में है। जब आर्य पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा, तब प्रयाग उनके क्षेत्र का हिस्सा था। इसका निपटान नहीं हुआ था और उस समय दोआब में अधिकांश घने जंगल होते थे। उस समय की कार्रवाई का उल्लेख पंजाब में था, जहाँ वेदों को लिखा गया है। उस समय के दौरान लिखी गई ऋग्वेद प्रयाग का एक पवित्र स्थान के रूप में विशेष उल्लेख करती है। वत्स या वंश को कुरु की एक शाखा कहा जाता है। कुरु ने दोआब और कुरुक्षेत्र क्षेत्र पर
हस्तिनापुर से शासन किया। बाद में वैदिक काल में जब हस्तिनापुर बाढ़ से नष्ट हो गया था, कुरु राजा निषादुच्छु ने अपनी पूरी पूंजी को अपने नागरिकों के साथ प्रयाग के आगे एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने कौशाम्बी के नाम से रखा। वत्स या वामसा देश उत्तर प्रदेश में आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी में इसकी राजधानी के साथ सरकार का एक राजशाही रूप था, जो अब इलाहाबाद मंडल का हिस्सा है। उदयन 6वीं ईसा पूर्व बुद्ध का समय में वत्स का शासक था। वह बहुत शक्तिशाली युद्धक और शिकार का शौकीन था। प्रारंभ में राजा उदयन बौद्ध धर्म के विरोध में था, लेकिन बाद में बुद्ध का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। वैदिक काल के बाद गतिविधि के केंद्र को पंजाब से हटाकर दोआब में आर्यावर्त के रूप में स्थानांतरित किया गया, जिससे कौशाम्बी और प्रयाग दोनों का महत्व काफ़ी बढ़ गया। दरअसल प्रयाग वैदिक, संस्कृत और आधुनिक हिंदू धर्म के उदय का केंद्र बन गया। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आने वाली शताब्दियों में कौशाम्बी प्राचीन नगर भी बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण जगह बन गई थी। बाद में कुरु और वत्स में अलग अलग विभाजित कर दिया गया। तब कुरु ने ऊपरी दोआब और कुरुक्षेत्र क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए, और जबकि वत्स मध्य और निचले दोआब को नियंत्रित करने लगा। लेकिन बाद में वत्स को भी कुछ समूहों में बांटा गया, जिसमें मथुरा में एक समूह का शासक था